नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। चांद के नीचे बांस का जंगल, बर्फ की एक बूंद। लगभग 300 साल पहले गुयुए कबीले में एक अविश्वसनीय प्रतिभा प्रकट हुई थी। वो बहुत प्रतिभाशाली था और कम उम्र में ही रैंक 5 गु मास्टर के स्तर तक पहुंच गया था और उसमें इससे भी आगे बढ़ने की संभावना थी। वो किंग माओ पर्वत पर प्रसिद्ध था, उसका भविष्य उज्ज्वल था और वो कबीले की आशा और जिम्मेदारी का शिखर था। गुयुए कबीले के इतिहास में उसका सबसे अधिक जिक्र होता था, मानस वो था चौथा कबीला प्रमुख। दुर्भाग्यवश उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया और समान रूप से शक्तिशाली रैंक 5 गो मास्टर राक्षसी फ्लावर वाइन मॉन्ग के साथ युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध के बाद उसने फ्लावर वाइन मॉन्ग को हरा दिया और उसने उस राक्षस को घुटनों पर लाकर दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अंत में वो लापरवाह हो गया और फ्लावर वाइन मॉन्ग के छलपूर्ण हमले में फंस गया। चौथे प्रमुख ने गुस्से में फ्लावर वाइन मॉन्ग को मार डाला, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण वो असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये दुखद घटना लंबे समय से प्रचलित थी और आज तक एक लोकप्रिय कहानी बन चुकी थी गुयुए कबीले में। हालांकि फांग युआन को पता था कि इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा छेद था। अपने पिछले जीवन में अब से 1 महीने बाद एक शराबी गु मास्टर, जिसे उसकी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था, गांव के बाहर नशे में धुत होकर लेट गया था। इतना नशा कि वो मछली की तरह बेसुध था। अंत में शराब की तेज गंध के कारण उसने एक लिकर वर्म को आकर्षित किया। गु मास्टर ने लिकर वर्म का पीछा किया और एक गुप्त भूमिगत गुफा में फ्लावर वाइन मॉन्ग के अवशेष पाए। साथ ही फ्लावर वाइन मॉन्ग की विरासत भी मिली। इस गु मास्टर ने जल्दी से कबीले में वापस जाकर इस बात की सूचना दी, जिससे भारी हलचल मच गई। जैसे जैसे ये तूफान धीरे धीरे शांत हुआ, उसे भी इससे लाभ मिला। उसे लिकर वर्म प्राप्त हुआ, उसकी खेती बढ़ गई। जिस प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया था वो उसके पास वापस आ गई और वो कुछ समय के लिए गांव में चर्चा का विषय बन गया। जब कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं तो उनके बदलने की संभावना होती है, लेकिन फांग युआन की यादों में उस गु मास्टर द्वारा खजाने की खोज की कहानी काफी प्रामाणिक लगती थी। फिर भी उसे लगता था कि इस कहानी में कुछ और सत्य छिपे हैं। मुझे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन इन कुछ दिनों में जब मैंने खोज और विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। रात गहरा रही थी और जैसे ही फांग युआन गांव के आसपास उगे बांस के जंगल में चल रहा था, वो अपने दिमाग में अब तक मिले सुरागों की समीक्षा कर रहा था। अगर मैं खुद को उसकी जगह रखकर सोचूं तो जब मुझे फ्लावर वाइन मॉन्ग का खजाना मिलता, मैं इसे अपने लिए क्यों नहीं रखता, बल्कि कबीले को सूचित करने जाता। कबीले के सम्मान की बात छोड़ दें, हर इंसान के दिल में लालच होता है। ऐसा क्या है जो उस गु मास्टर को अपने दिल के लालच को धोखा देने और सभी लाभ और हितों को त्याग कर इस खोज को कबीले के शीर्ष अधिकारियों को बताने के लिए मजबूर करता? सत्य हमेशा इतिहास के कोहरे में छिपा रहता है। फांग युआन ने अपने दिमाग को खूब रगड़ा, लेकिन उसे कोई नतीजा नहीं मिला। आखिरकार उसके पास सुराग बहुत कम थे। उसके पास केवल 2 सुराग थे जो सही या गलत हो सकते थे, इसलिए उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। फांग युआन अपने बारे में सोचने लगा, कोई बात नहीं, इस हरे बांस की शराब की बोतल खरीदने के बाद मेरे पास केवल 2 प्राइमल स्टोन्स बचे हैं। अगर मुझे खजाना नहीं मिला तो मैं गंभीर मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आज इसे आखिरी जुआ माना जाएगा, सब कुछ या कुछ नहीं। हालांकि उसके पास शुरू में एक गु वर्म को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त प्राइमल स्टोन्स नहीं थे, तो क्यों ना इसे इस शराब में निवेश किया जाए और सफलता की संभावनाएं बढ़ाई जाएं? अगर ये किसी और की बात होती तो शायद ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते और प्राइमल स्टोन्स बचाते, लेकिन फांग युआन के मामले में ऐसा करने की दक्षता बहुत कम थी। वो जोखिम लेना और जुआ खेलना पसंद करता था। आप देखिए, राक्षसी गुट के लोग जोखिम लेना पसंद करते हैं। अब रात और गहरी हो गई थी। वसंत का चांद धनुष की तरह दिख रहा था। बादलों ने चांदनी को ढक लिया था, जैसे कि अर्धचंद्र पर एक पतली गौसमर की चादर डाल दी गई हो। क्योंकि पिछले 3 दिन और 3 रात तक लगातार बारिश हुई थी, पहाड़ों के बीच की गंदी ऊर्जा धुल गई थी, जिससे सबसे शुद्ध ताजगी बची थी। ये ताज़ी हवा एक सादे कागज की तरह शुद्ध थी और शराब की सुगंध को फैलाने में अधिक प्रभावी थी। यही पहला कारण था कि फांग युआन आज रात इतने आत्मविश्वास से भरा था। पिछले 7 दिनों की खोज बेकार नहीं गई थी। कम से कम ये साबित हुआ कि फ्लावर वाइन मॉन्ग उन जगहों पर नहीं मरा था। ये फांग युआन के आत्मविश्वास का दूसरा कारण था। बांस के जंगल में घास रसीली थी, सफेद फूल अनगिनत थे और हरे भाले जैसे बांस पेंसिल की तरह सीधे थे। जंगल एक जेड की छड़ों के समूह जैसा दिख रहा था। फांग युआन ने जार का ढक्कन खोला, जिससे तुरंत एक गाढ़ी शराब की सुगंध निकली। हरे बांस की शराब को गुयुए गांव की सबसे अच्छी शराब कहा जा सकता था।
यह फांग युआन के आज रात के आत्मविश्वास का तीसरा कारण था। इन 3 बड़े कारणों के एक साथ इकट्ठा होने के साथ अगर मुझे सफल होना है तो वो आज रात ही होगा। फांग युआन ने अपने दिल में उत्साह भरा और धीरे से शराब के जार को झुकाया, एक छोटी सी धारा डालते हुए जो एक पत्थर पर टपकी। अगर शिकारियों का वो समूह ये दृश्य देखता तो शायद वे पागल होकर दुखी हो जाते। आखिरकार ये शराब पूरे 2 प्राइमल स्टोन्स की कीमत की थी। लेकिन फांग युआन उदासीन था। सुगंधित गंध तेजी से रात में फैल गई। हवा हल्की थी, हल्की सुगंध तैर रही थी और बांस के जंगल को दूषित कर रही थी। फांग युआन अपनी जगह पर खड़ा था, सुगंध को सूंघ रहा था। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर भी उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दी। उसने केवल पास में एक नाइटिंगेल की आवाज सुनी जो घंटियों की एक स्ट्रिंग की तरह थी। उसकी नजर शांत थी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ और वो आगे बढ़ा, कुछ 100 मीटर दूर एक जगह पर चला गया। उसने वहां भी वही किया, कुछ बूंदें शराब डाली और उस जगह पर इंतजार किया। वो बार बार यही करता रहा, कई अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ बार शराब डालते हुए। इसके बाद जार में हरे बांस की शराब केवल थोड़ी सी बची थी। ये आखिरी बार है, फांग युआन ने आह भरी। उसने शराब के जार को उलट दिया, तल आकाश की ओर। जार में बची सारी शराब बाहर बह गई। शराब घास पर छिड़क गई, जिससे हरी घास हिलने लगी। जंगली फूल शराब से सन गए और थोड़ा झुक गए। फांग युआन अपनी छाती में आखिरी उम्मीद के साथ खड़ा था और चारों ओर देख रहा था। अब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। एक मोटा बादल चांदनी को ढक रहा था। अंधेरे की छाया एक पर्दे की तरह थी जो बांस के जंगल को ढक रही थी। चारों ओर घोर सन्नाटा था। हर एक हरे भाले जैसे बांस अकेले खड़े थे जो फांग युआन की पुतलियों में सीधी रेखाएं छोड़ रहे थे। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था, अपनी साफ सांसों को सुन रहा था। फिर उसने महसूस किया कि उसकी छाती में जो छोटी सी उम्मीद थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और कुछ भी नहीं बची। आखिरकार असफल हो गया। उसके दिल ने बुदबुदाया, आज मेरे पास 3 बड़े फायदे एक साथ थे, फिर भी मैं असफल रहा। मुझे लेकर वर्म की छाया तक नहीं दिखी। इसका मतलब है कि भविष्य में सफलता की दर और कम होगी। अब मेरे पास केवल 2 प्राइमल स्टोन्स बचे हैं और मुझे अभी भी मूनलाइट गू को शुद्ध करना है। मैं अब और जोखिम नहीं ले सकता। जोखिम लेने का अंतिम परिणाम अक्सर असंतोषजनक होता है, लेकिन जब परिणाम आदर्श होता है तो लाभ प्रभावशाली होता है। फांग युआन को जोखिम लेना पसंद था, लेकिन वो जुआरी नहीं था और न ही वो हारा हुआ वापस जीतने की जिद करने वाला था। उसकी अपनी सीमा थी, वो अपनी क्षमताओं के बारे में स्पष्ट था। अब 500 साल के जीवन के अनुभव उसे बता रहे थे कि अब रुकने का समय था। कभी कभी जीवन ऐसा ही होता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक ऐसा लक्ष्य होता है जो बहुत सही लगता है, प्रलोभन से भरा हुआ। ये इतना करीब लगता है, फिर भी इतने मोड़ और मुश्किलों के साथ कि लक्ष्य हमेशा अधूरा रहता है। ये लोगों को बेचैन करता है, रात दिन इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यही जीवन की असहायता है, लेकिन यही जीवन का आकर्षण भी है। फांग युआन ने कड़वे मन से हंसा और जाने के लिए मुड़ा। इसी क्षण में हवा का एक झोंका आया, जैसे एक कोमल बाहु जो रात के आकाश में बादलों को हल्के से हटा दे। बादल तैरते हुए हट गए और छिपा हुआ चांद प्रकट हुआ। आकाश में टंगा अर्धचंद्र एक सफेद जेड लैंप की तरह था जो पानी की तरह साफ चांदनी को धरती पर डाल रहा था। चांदनी बांस के जंगल पर छिटकी, पहाड़ी चट्टानों पर, नदियों और पहाड़ी धाराओं पर और फांग युआन के शरीर पर। फांग युआन साधारण कपड़ों में था। चांदनी के कोमल स्पर्श में उसका युवा चेहरा और गोरा हो गया। अंधेरा एक झटके में फीका पड़ गया और उसकी जगह बर्फीले फूलों का एक मैदान ले लिया। जैसे कि चांदनी से प्रभावित होकर नाइटिंगेल ने फिर से गाना शुरू किया, लेकिन इस बार केवल एक नहीं बल्कि कई। बांस के जंगल में बिखरे हुए वे सभी जवाब में चहकने लगे। उसी समय विशाल पहाड़ों में रहने वाला एक कीट, ड्रैगनपिल क्रिकेट, जो चांदनी में सक्रिय होता है, ने जीवन का एक खनखनाता गीत गाना शुरू किया। ये रात में ही बाहर निकलने वाले जीव थे। उनके शरीर से हल्की लाल रोशनी निकलती थी। इस क्षण में वे झुंड में बाहर निकले, उनके शरीर लाल माणिक की तरह चमक रहे थे। पहली नजर में फांग युआन को लगा कि ये ड्रैगनपिल क्रिकेट लाल पानी की धाराओं की तरह उछल रहे थे, हरी घास और जंगली फूलों पर उतर रहे थे, बांस के जंगल में चांदनी के नीचे नाच रहे थे। बांस का जंगल एक सचेत तालाब की तरह था। चांदनी में हरे जेड रंग के भाले जैसे बांस प्रकाश और चिकने जेड की चमक में चमक रहे थे। घने पेड़ों और वसंत के उज्ज्वल फूलों का मनमोहक दृश्य। प्रकृति मां इस क्षण में फांग युआन को अपनी अपार सुंदरता दिखा रही थी। फांग युआन अनायास ही अपने कदम रोककर खड़ा हो गया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो किसी स्वर्गीय भूमि में हो। वो पहले ही जाने वाला था, लेकिन इस क्षण में वो अनजाने में चारों ओर देखने लगा। जंगली फूलों और घास का वो समूह जिस पर उसने शराब की आखिरी बूंदें डाली थीं, हवा में हल्के से कांप रहा था, खाली पड़ा था। फांग युआन ने खुद पर हंसा और अपनी नजर वापस ले ली। हालांकि अनपेक्षित रूप से मुड़ते समय उसने बर्फ का एक सफेद बिंदु देखा। ये बर्फ की बूंद पास के एक भाले जैसे बांस के खंभे पर चिपकी थी। चांदनी में ये एक लटकते हुए गोल मोती की तरह थी।
फांग युआन की दोनों पुतलियां अचानक फैल गईं, उसका शरीर हल्के से कांपने लगा। उसका दिल धड़कने लगा और हर सेकंड तेजी से धड़कने लगा। ये था लिकर वर्म, पहाड़ी दरार में छिपा एक गहरा सिद्धांत। लिकर वर्म की आकृति रेशम के कीड़े जैसी थी, उसका पूरा शरीर मोती जैसे सफेद प्रकाश से चमक रहा था। ये थोड़ा मोटा और प्यारा दिखता था। लिकर वर्म शराब पर पलता था और उड़ सकता था। जब ये उड़ता था तो ये अपने शरीर को गोल करके एक गोले में बदल जाता था और इसकी गति बहुत तेज थी। भले ही ये केवल रैंक 1 गू था, लेकिन इसकी कीमत कई रैंक 2 गू से भी अधिक थी। इसे अपने जीवन गू के रूप में बनाना मूनलाइट गू से कहीं अधिक लाभकारी था। अभी लिकर वर्म फांग युआन से केवल 50-60 कदम दूर एक बांस के खंभे पर चिपका हुआ था। उसने अपनी सांस रोक ली, जल्दबाजी में करीब नहीं गया, बल्कि धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो जानता था कि उसकी दूरी बहुत करीब थी, लेकिन एक गू मास्टर के लिए, जिसने अभी अभी प्राइमल अपर्चर खोला था, लिकर वर्म को सीधे पकड़ना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य था। आप कह सकते हैं, सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी। फांग युआन लिकर वर्म को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन अंधेरे में उसे लग रहा था कि लिकर वर्म उसकी ओर सतर्कता से देख रहा था। वो धीरे धीरे नरम कदमों से पीछे हटने लगा, कोशिश कर रहा था कि लिकर वर्म को परेशान न करे। वो जानता था कि अगर लिकर वर्म उड़ गया तो वो अपनी गति से कभी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। उसे तब तक इंतजार करना था जब तक लिकर वर्म शराब पीकर नशे में न हो जाए और उसकी उड़ान की गति धीमी पड़ जाए, तभी उसके पास उसे पकड़ने का मौका होगा। जब फांग युआन 200 कदम पीछे हट गया, तभी वो थोड़ा सिकुड़ा और हवा में उछला। जब ये हवा में ऊंचा उड़ा तो इसका शरीर एक गोले में सिकुड़ गया, जो एक छोटे और सफेद चावल के गोले जैसा दिखता था। ये छोटा गोला हवा में एक गोल चाप बनाते हुए तैरता हुआ उस घास पर उतरा जिस पर पहले हरे बांस की शराब छिड़की गई थी। स्वादिष्ट भोजन अपनी आंखों के सामने होने पर लिकर वर्म ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। ये अधीरता से एक शराब से भरे फूल की कली पर चढ़ गया और अपना छोटा सा सिर उसमें घुसा दिया, बाहर केवल एक मोटी पूंछ छोड़कर। लिकर वर्म भूखा था और हरे बांस की शराब बहुत स्वादिष्ट थी। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और सांस खींची। बहुत जल्दी अपने भोजन के स्वाद में खो गया, फांग युआन को पूरी तरह भूल गया। इस क्षण में फांग युआन सावधानी से करीब आने लगा। वो फूल की कली के बाहर लिकर वर्म की पूंछ देख सकता था। ये पूंछ रेशम के कीड़े की पूंछ जैसी थी, मोटी और गोल। इसकी चमक लोगों को मोती की याद दिलाती थी। शुरुआत में लिकर वर्म की पूंछ बाहर लटकी हुई थी, स्थिर। फिर थोड़ी देर बाद ये पूंछ ऊपर की ओर मुड़ने लगी, ये दिखाते हुए कि वो बहुत खुशी से पी रहा था। अंत में जब फांग युआन केवल 10 कदम दूर था, उसकी पूंछ हिलने और एक खुशहाल लय में झूलने लगी। वो पूरी तरह नशे में था। ये देखकर फांग युआन लगभग हंस पड़ा। उसने आगे बढ़ना जारी नहीं किया, बल्कि धैर्यपूर्वक इंतजार किया। अगर वो अभी जल्दी में दौड़ता तो निश्चित रूप से लिकर वर्म को पकड़ने का बड़ा मौका होता, लेकिन फांग युआन का इरादा था कि ये लिकर वर्म उसे फ्लावर वाइन मॉन्ग के अवशेषों तक ले जाए। कुछ देर बाद लिकर वर्म फूल की कली से बाहर निकला। उसका शरीर और मोटा हो गया था और उसका सिर इधर उधर डगमगा रहा था, जैसे कोई नशे में धुत व्यक्ति। आश्चर्यजनक रूप से उसने फांग युआन की मौजूदगी को नहीं भापा। ये एक और चमकीले पीले फूल पर चढ़ गया और पुंके सर पर बैठ गया। वहां की शराब की बूंदों को दिल से चूसने लगा। इस बार पीने के बाद उसे आखिरकार तृप्ति महसूस हुई। उसका शरीर धीरे धीरे एक गोल गोले में सिकुड़ गया और धीरे धीरे ऊपर उड़ा। जब ये जमीन से 1.5 मीटर ऊपर था तो ये आराम से बांस के जंगल की गहराई की ओर उड़ने लगा। फांग युआन जल्दी से उसके निशान का पीछा करने लगा। लिकर वर्म पहले से ही भारी नशे में था, जिससे उसकी उड़ान की गति उसकी सामान्य गति से आधी हो गई थी। फिर भी फांग युआन को उसकी छाया का पीछा करने के लिए पूरी ताकत से दौड़ना पड़ रहा था। रात उसकी दृष्टि से गुजर रही थी, क्योंकि ये युवा किशोर बांस के जंगल में दौड़ रहा था, कुछ दूरी पर बर्फ की एक छोटी बूंद का पीछा करते हुए। चांदनी कोमल थी, हवा धीमी और स्थिर। बांस के जंगल में जो एक साफ तालाब की तरह था, हरे भाले जैसे बांस की डंडियां उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थीं, जल्दी से पीछे छूट रही थीं। जमीन पर हरी घास का कालीन था, जिसमें खिले हुए जंगली फूल बिखरे थे। वहां काई से ढके छोटे पत्थर थे और बांस के पीले अंकुर। फांग युआन की हल्की छाया भी जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, प्रत्येक बांस की छाया को पार करते हुए, जो पृथ्वी पर काली रेखा की तरह थी। उसने अपनी नजर बर्फ की उस बूंद पर टिका रखी थी। पहाड़ की ताजी हवा को बड़े बड़े घूंट में पी रहा था। हवा में हल्की शराब की सुगंध के बीच अपनी टांगों को तेजी से आगे बढ़ाने का आदेश दे रहा था। अपनी गति के कारण चांदनी उसकी आंखों में पानी की तरह लग रही थी। प्रकाश और छाया बार बार बदल रहे थे, जैसे वो समुद्री शैवाल से भरे पानी में सरपट दौड़ रहा हो। लिकर वर्म बांस के जंगल से बाहर उड़ गया और फांग युआन भी। बीच में पीले धब्बे वाले सफेद फूलों का समुद्र उसके पैरों की हवा से उड़ा, उनकी पंखुड़ियां बिखर गईं। ड्रैगनपिल क्रिकेट्स का एक समूह, जो एक बहती कविता की तरह था, संयोगवश सामने आ गया। जैसे ही फांग युआन उसमें से दौड़ा, एक फुसफुसाहट हुई और उसके सामने एक लाल बादल खिल उठा, जिसमें से लाल तारे जैसे जुगनू उभरे। कंकड़ों से भरी एक शांत पहाड़ी धारा,
जिसका गुनगुना पानी का सतह रात के आकाश में वसंत के चांद को प्रतिबिंबित कर रहा था। कुछ छींटों के साथ फांग युआन ने उसे पार किया, हजारों चांदी के रंग की लहरें पैदा करते हुए। ये अफसोस की बात थी कि इतने युगों बाद इस धारा के सुंदर और कीमती पत्थरों को रौंदा गया और तोड़ा गया। फांग युआन गर्म पीछा कर रहा था, लिकर वर्म के पीछे मजबूती से लगा हुआ था। धारा के ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसे पहले से ही एक झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक विरल जंगल को पार करने के बाद उसने देखा कि लिकर वर्म एक चट्टान के बीच की दरार में उड़ गया। फांग युआन की आंखें चमक उठीं और उसने अपने कदम रोक दिए। तो ये यहाँ है। वो हाँफ रहा था, उसका दिल उसकी छाती के खिलाफ तेजी से धड़क रहा था। इस एक रुकावट के साथ उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। गर्म हवा उसके शरीर में तेजी से बहने वाले रक्त के साथ उछाल मार रही थी। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि ये जगह एक उथला बेंचलैंड था। जमीन पर विभिन्न आकार के कंकड़ बिखरे थे। नदी का सतह इन छोटे पत्थरों को मुश्किल से ढक रहा था। क्षेत्र में धूसर रंग की चट्टानें भी स्वतंत्र रूप से बिखरी हुई थीं। किंग माओ पर्वत के पीछे एक विशाल झरना था। झरने का प्रवाह मौसम के साथ बदलता था। ये धरती पर गिरता था, एक गहरा तालाब बनाता था। इस गहरे तालाब के पास बै कबीला गांव था, एक ऐसा कबीला जिसका प्रभाव गु युए गांव के बराबर था। झरना कई छोटी शाखाओं में बटा हुआ था और ये स्पष्ट था कि फांग युआन इनमें से एक शाखा की एक छोटी शाखा का सामना कर रहा था। सामान्य अवसरों पर यह बेंचलैंड सूखा रहता था, लेकिन हाल ही में 3 दिन और 3 रात तक हुई भारी बारिश के कारण यहां एक उथली धारा बन गई थी। इस बहती धारा का स्रोत वो विशाल चट्टान थी जिसमें लिकर वर्म पहले घुस गया था। ये चट्टान एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी दीवार के खिलाफ झुकी हुई थी। मुख्य झरने से निकली छोटी झरनाएं सिल्वर पाइथन की तरह पहाड़ी दीवार से नीचे बह रही थीं, चट्टान पर टकरा रही थीं। काफी लंबे समय बाद इस विशाल चट्टान का मध्य भाग कट गया था और एक दरार बन गई थी। इस समय जैसे ही झरना नीचे गिर रहा था, पानी का प्रवाह धीरे से गरज रहा था। ये एक सफेद पर्दे की तरह था जो चट्टान की दरार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था। अपने आसपास का अवलोकन करने के बाद फांग युआन की सांसें अब चिंतित नहीं थीं। उसकी आंखों में संकल्प की एक झलक चमकी। वो चट्टान की ओर बढ़ा और गहरी सांस लेकर सिर के बल अंदर घुस गया। चट्टान की दरार काफी बड़ी थी और 2 वयस्क मानव इसमें कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी समस्या के चल सकते थे। फिर फांग युआन, जो केवल 15 साल का किशोर था, की तो बात ही क्या। जैसे ही वो अंदर घुसा, तेज धाराएं फांग युआन के शरीर पर दबाव डालने लगीं। साथ ही ठंडा पानी उसे सिर से पैर तक तुरंत भिगो गया। फांग युआन ने पानी के दबाव के खिलाफ संघर्ष किया, तेजी से कदम बढ़ाते हुए। कुछ दर्जन कदम चलने के बाद पानी का दबाव कम होने लगा, लेकिन दरार में जगह भी सिकुड़ने लगी और फांग युआन को केवल बगल में चलना पड़ रहा था। उसके कानों में पानी की गरज भरी थी। उसके सिर के ऊपर सफेद रंग की एक चादर थी और चट्टान के गहरे हिस्से में काला अंधेरा था। अंधेरे में क्या छिपा था? ये एक जहरीला सांप हो सकता था, लेकिन ये एक जहरीला छिपकली भी हो सकता था। शायद ये फ्लावर वाइनमोंग द्वारा बनाया गया कोई जाल था, या शायद ये खाली था। फांग युआन को केवल बगल में चलते हुए धीरे धीरे अंधेरे में बढ़ना था। पानी अब उसके सिर के ऊपर से नहीं बह रहा था। पत्थर की दीवारें काई से ढकी थीं, जो उसकी त्वचा को छू रही थीं। फिसलन महसूस हो रही थी। जल्द ही वो अंधेरे में समा गया और पत्थर की दरार और संकरी हो गई उसे चारों ओर से निचोड़ रही थी। धीरे धीरे उसका सिर भी स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पा रहा था। फिर भी फांग युआन ने दांत पीसकर आगे बढ़ना जारी रखा। 20 और कदम चलने के बाद उसने अंधेरे में लाल रंग की एक छाया देखी। पहले तो उसे लगा कि ये भ्रम है, लेकिन जब उसने पलकें झपकाईं और ध्यान केंद्रित किया तो उसे यकीन होने लगा कि ये वास्तव में प्रकाश था। इस एहसास ने उसमें नई ऊर्जा भर दी। वो 50 से 60 कदम और चला। लाल प्रकाश और चमकीला हो गया। उसकी आंखों में ये प्रकाश धीरे धीरे एक लंबी ऊर्ध्वाधर और महीन सी दरार में फैल गया। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया। अचानक महसूस किया कि सामने की दीवार मुड़ गई थी। तुरंत वो खुश हुआ, ये जानकर कि विशाल चट्टान के अंदर एक बंद जगह थी। कुछ और कदमों के साथ वो आखिरकार इस प्रकाश की दरार में घुस गया। उसकी आंखों के सामने लगभग 80 वर्ग मीटर का एक बंद स्थान दिखाई दिया। मैं इतना लंबा चला हूं। इस दूरी के साथ मैं चट्टान को कब का पार कर चुका होता, तो अब मैं पहाड़ी दीवार के केंद्र में होना चाहिए। इस छिपे हुए स्थान का आकलन करते हुए उसने अपने हाथ और पैर हिलाए, अपनी अंगों को खींचा। पूरा कमरा हल्के लाल प्रकाश से भरा था, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा था। पत्थर की दीवारें नम थीं और काई से ढकी थीं, लेकिन यहाँ की हवा बहुत शुष्क थी। दीवारों पर कुछ मुरझाए हुए लताएं भी थीं। ये लताएं आपस में उलझी हुई थीं, दीवार की आधी सतह को ढक रही थीं। लताओं पर कुछ मुरझाए हुए फूल भी उग रहे थे। फांग युआन ने इन फूलों और पत्तियों के अवशेषों को देखा और उसे कुछ परिचित सा लगा। ये है वाइनसैक फ्लावर गू और राइस पाउच ग्रास गू। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वो इन मुरझाए हुए तनों और लताओं को पहचान गया। गू कई रूपों और आकारों में आते हैं। कुछ खनिज चट्टानों जैसे होते हैं, जैसे मूनलाइट गू का नीला क्रिस्टल रूप।
कुछ कीड़े के रूप में होते हैं, जैसे रेशम कीड़े जैसा लिकर वर्म। कुछ फूलों और घास के प्रकार के होते हैं, जैसे कि फांग युआन के सामने वाइन सैक फ्लावर गू और राइस पाउच ग्रास गू। ये 2 प्रकार के गू रैंक एक प्राकृतिक गू थे। केवल प्राइमल एसेंस डालने से वे बढ़ सकते थे। बढ़ने के बाद फूल के बीच में फूलों का रस शराब के रूप में स्रावित होता था और घास की थैली में सुगंधित चावल उगता था। फांग युआन ने अपनी नज़र को लताओं के साथ साथ घुमाया और निश्चित रूप से उसने एक कोने में मृत जड़ों का एक ढेर एक गोलाकार गुच्छे में इकट्ठा हुआ पाया। लिकर वर्म इस मृत जड़ों के गुच्छे पर आराम कर रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। ये अब उसकी आसान पहुंच में था। फांग युआन उस ओर बढ़ा और लिकर वर्म को अपनी बाहों में ले लिया। फिर वो घुटनों के बल बैठ गया और मृत लताओं को अलग किया और अंदर लिपटी हुई हड्डियों का एक ढेर पाया। आखिरकार आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।